दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर है? दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? जितना डार्क होता जाए वही। बाकी देखो, आप ये देखो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कनाडा में 2 लोग रहते हैं, यहाँ पर 746 लोग, यहाँ 1000। आप ये समझो पूरा जोधपुर अगर कनाडा में है तो उसमें 3 लोग रहते हैं कनाडा में, इतनी पूरी। और यहाँ पूरे जोधपुर में इंडिया, यही देख लो 5 लाख लोग, कितना फन। समझ आई बात? सो हाईएस्ट डेंसेस्ट देख लो, इसमें कौन है? जो ब्लैक है बांग्लादेश की, तो आप डेंसिटी देखो। ओके, सो इसलिए भले ही यूरोप में बहुत कुछ बन रहा हो, आजकल तो बन भी नहीं रहा है। सबसे ज्यादा अगर स्किल्ड और चीपर लेबर आप देखोगे तो बांग्लादेश में सबसे चीपर लेबर है, चाइना में सबसे ज्यादा चीपर लेबर है, बहुत फास्ट है, मशीन की तरह काम करते हैं। इंडियंस में भी चीपर है, यहीं से सारा मैन पावर जा रहा है। जो टर्शरी सेक्टर है यानी सेवा क्षेत्र, उसमें सारी दुनिया को किसका जरूरत है? इंडिया के लिए। आप ये समझिए कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे इस रीजन में क्या हो रहा था? युद्ध चल रहे थे। सीरिया में हो रहा था, थोड़े दिन पहले इराक में हो रहा था, और इन सब जगह युद्ध चल रहे। ये इस लालच में थे कि इनको बुला लो, हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाले आ जाएंगे, सस्ता लेबर, हमारे खाना बनाने वाला। और उस चक्कर में वो लोग जब वहाँ पहुँचे, उनको असाइलम दिया गया, शरण दिया गया। उन्होंने ऐसे तेजी से मल्टीप्लाई किया जैसे मक्खी और मच्छर, और इतना बढ़ गया कि 60% पॉपुलेशन हो गया। उन्हीं क्या दिक्कत पैदा कर, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्विस की प्रॉब्लम है यूरोप। समझ आए? आप देख रहे हो मैप में, देखो ना, काम करने वाला कोई नहीं, शॉप पूरी खुली है, लेकिन एक आदमी बैठने के लिए नहीं। खुद जाओ, खुद QR कोड दिखाओ, खुद पैसे काटो, खुद निकल के सब जगह। अगली चीज देखो, दैट इज इंडिया इज ऑल्सो हिस्टोरिकली। जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो एशिया के अंदर आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ एशिया में नहीं लिख रहे हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया इसी रूट से। बुक में लिखा है ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये जो है इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, बट दिस इज द रूट। अब ये देखो, सी रूट्स में तुम देखोगे सी रूट्स कहाँ से हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी कनेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ? इन इंडिया साउथ एशिया में इसकी, ये साउथ एशिया है ना, तो इसकी लोकेशन का क्या महत्व है? इसका जो ट्रांस ओशन रूट है वो इसको किससे कनेक्ट कर रहा है? इससे मत देखो ये हम कहाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ होने से क्या हो रहा है बताओ? हमारा जो समुद्री मार्ग है, हम उनकी रिफ्यूलिंग न करें तो क्या यूरोप से निकलने वाला जहाज सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाए? उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। इसमें इतनी ताकत है रिफ्यूलिंग कर सके। हमारे यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा रिफाइनरी हैं, हम यहाँ से तेल लेते हैं, यहाँ से तेल लेते हैं, यहाँ रिफाइन होता है, यहाँ बेचते हैं। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वो जो रिफाइंड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल हम यहाँ से लेते हैं, रिफाइंड करते हैं, इनको बेचते हैं। सारे लोग रशिया से तेल मना हो गया था अभी रशिया यूक्रेन वार में, हमने इनसे तेल लिया, रिफाइन किया, इन्हीं को बेचा। जिन्होंने बैन किया था उन्हीं को बेच रहे हैं। हम बैठे बैठे ना एक पैसा तेल में, हमारे ना 1 रुपए का तेल निकलता है, ना एक कुआं है, वहाँ से तेल लेके उसको शुद्ध करके वहाँ बेचे और सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। उसी पैसे से हम अपने यहाँ के देश की तेल की आपूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ रिफाइनरी से। आप समझ लीजिए ये राजस्थान के बहुत बड़े नमक के यहाँ पर वो थे गुफाएं, हमारे पास इतना तेल हो गया, उन गुफाओं में से हमने नमक खाली करा है पानी डाल डाल के, अब उन्हीं में हम तेल भर रहे हैं। इसका हमने अपने लिए उसके लिए कोई वो भी नहीं बनाया कि टैंकर, बोले इसे हम भरते जाओ। समझ आ गई बात? तो ये नहीं कह रहा है कि आप किससे कनेक्ट हो रहा है, इस वर्ड से मत लो। हम यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हम रिफ्यूलिंग न करें तो क्या ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाए? तो आप देख लीजिए, दैट इज
ये देखो सी रूट्स ऑफ वर्ल्ड मैप, तो आप इसमें देखिए तो पता चल जाए कि कहां कहां से किसका किसका मैप है। ये सारा देखो, देन यू कैन अप्रिशिएट दिस। ये देखो, इससे पता चल रहा है आपको कि कहां कहां से क्या क्या जा रहा है। तो आप ऑस्ट्रेलिया भी देख पा रहे हैं इसमें। So it all connect, it is all connected. इंडिया से लिया तेल, चेन्नई से लिया या कहीं से केरला से लिया, फिर कहाँ चले गए। आप ये देखो, क्या सीधे कोई जा रहा है? तुमको क्या लग रहा है सीधे जा रहा है? इतनी बड़े रास्ते से यूरोप, अफ्रीका को तो छोड़ ही दो, वहाँ के तो सब लोग ऐसे ही गरीब हैं, वो थोड़ी कहीं जाएंगे। लेकिन जो यूरोप से आने वाले सारे जहाज हैं वो इंडिया में जरूर आ रहे हैं ना। देखो टच हो के जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। और दूसरे किसी कंट्री में इतना तेल ही नहीं कि उनको दे सके, तो कौन देता है इनको तेल? इंडिया से तो कनेक्ट नहीं कर रहा इंडिया के। सो इंडिया ऑल्सो हिस्टोरिकली कनेक्ट चाइना टू ईरान। यहाँ देख लो, इस जगह पे ईरान है, यहाँ क्या है? पर्शिया ईरान है। तो यहाँ से एक सिल्क रूट हमारे माउंटेन से जाता है, एंड ये क्या करता है? मेक्स दिस रीजन कल्चरली रिच। तो इंडिया का इसलिए भी महत्व है। So historically connects oldest trade route कौन सा था पहले? पहले तो पानी का कुछ मालूम नहीं था। रूट बिटवीन चाइना टू पर्सिया, वो पर्सिया आज क्या है? ईरान, वाया ओल्ड सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट which is whose traces are present in Himalaya. In Himalaya. अब ये देखिए, अवर डेक्कन पेनिनसुला, जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, वो प्रोट्रूड आउटवर्ड इन सी and makes good connection with many of the neighboring countries. बहुत सारे लोगों के हम बहुत पास हैं, क्योंकि बाहर निकला हुआ है ना। तो चूंकि बाहर निकला है तो इनसे भी कनेक्टेड है और उनसे भी कनेक्टेड है। इस सेंटेंस को रिपीट करो जरा शांति। It is protruded outward in sea, so it is well connected to most of the countries. बाहर निकलने का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। सो आवर डेक्कन पेनिनसुला इज प्रोट्रूडेड आउटवर्ड इन सी। इसलिए हम लोगों ने विच क्लोजली कनेक्ट्स it to most of the countries, neighboring countries. And we have exchanged the ethics, the culture, the trade since long. हम 2000 सालों से इनसे व्यापार कर रहे हैं। तो इंडिया सबसे ज्यादा रिच है कल्चर में। हमारे यहाँ का जो कल्चर, इट इज ए ब्लेंड कल्चर। हमने इधर के भी कल्चर को लिया है, इधर के भी कल्चर को लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई 82 डिग्री 30 मिनट इज कंसीडर द ABC का Now India is located between, किसके किसके बीच में लोकेटेड है जरा चेक करो। तो 68, India is a vast land which covers, that is 30 longitude फॉर्म कवर करता है। longitude
लॉन्जिट्यूड का दूसरा मतलब क्या होता है? मतलब वास्तव में ये टाइम लाइन, हर टाइम लाइन, हर लॉन्जिट्यूड एक टाइम लाइन को दर्शाता है। तो 30 लॉन्जिट्यूड में निखिल तुम्हारे कितनी टाइम लाइन कवर हो रही? 2 घंटे की। वो दूसरे बता रहे तुम्हारी जगह, सबकी क्लास में सबसे जैसे वो बात ही करो। ठीक है। सो अच्छा, लॉन्जिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? रुक जाओ, बताना, देखिए ये सुना है कि ये भी नहीं सुना। मुस्कुरा देते हैं, सुंदर है दिखने में, मुस्कुरा भी देते हैं। चलो कोई बात। हाँ बोलो। सर टाइमलाइन हाँ, और वो सुन ही नहीं रहा एक्चुअली बहुत देर से, मैं यही देख रहा हूँ। 2 घंटे का हो गया। टाइमलाइन को मेडिटेट भी कहते हैं। टाइम लाइन का मतलब है ईच लॉन्जिट्यूड, सुनो इस बात को, ईच लॉन्जिट्यूड इज ए टाइम लाइन। जब ग्लोब घूमता है तो जो लॉन्जिट्यूड सन के सामने है वहां 12 बज रहा है। ये तो अर्थ इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स? बताती नहीं है। चलो व्योम आप बताओ, इतना कैसा फर्क है? सर बट हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेट। अब वो मैं बता रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ, सुनो इस चीज को। तो ये देखो जो ग्लोब है, ग्लोब में ये एक लॉन्जिट्यूड है, तो ये लॉन्जिट्यूड जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। अब ये देखो जो ग्रीनविच से ऊपर से गुजरती है, इसके तुम इधर आ जाओ और इसके उधर चले जाओ, तो इसके यहाँ बहुत सारी लाइन है, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? और ये पीछे तक जाएगी, और इसके पीछे वाली एक है जस्ट इसके पीछे। तो अब मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, तो पीछे वाली क्या होगी? एंटी पीएम और एम हो जाएगी, उसी के हिसाब से सब चलेगा। इसी के ठीक पीछे वाली ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से जब इधर चलोगे तो इट इज 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये कहाँ चलना है? दैट इज ईस्ट में, और यहाँ चले 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। ये दोनों यहाँ पर मिल गए, जो 180 डिग्री वेस्ट है वही 180 डिग्री ईस्ट है, तो ये दोनों यहाँ से मिली। तो टोटल कितना बंटवारा हुआ है? उस खरबूजे की कितनी फांके की गई हैं? 360। एंड ईच पार्ट, ईच टाइमलाइन व्हेन सन मूव्स फ्रॉम वन लॉन्जिट्यूड टू अदर लॉन्जिट्यूड, इसका नाम ही है देशांतर रेखा। इसका क्या नाम है? देशांतर रेखा। और ये जो चीज है इसका क्या नाम है? दैट इज लैटिट्यूड। ये तो सर्कुलर होंगी कि नहीं, ये पीछे चारों तरफ चलेंगी, इनको कहेंगे लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। दैट इज ये क्या करेंगी? ये हमारे टेम्परेचर को बताएंगे कि कितना ऊपर है तो कितना कोल्ड है, बीच में तो ट्रॉपिक्स है। दिस ओनली, क्योंकि ये एक ही लेवल पर रहेंगे ना जब घूमेंगे सन के पास, और यहाँ से घूमते घूमते टाइम बदलेगा। तो दिस इज ओनली, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सी चीज बताती है, नाउ विच इज टाइम लाइन ना भी लिखो तो आप ऐसा कह सकते हो, दे कैन बी रिलेटेड टू दैट। मेरे पास में जाएगी नहीं। सो वी कवर हेलो हेलो सर, 8 क्लास का छुट्टी हो गया? हाँ जी हो गया, अच्छा, कितने दिन पहले? 4:30 पे हुआ है। अच्छा ठीक है। रीति चली गई क्या? हाँ रिद्धि तो चली गई है यहाँ से। ठीक। चलो, विच कवर्स 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड, कहाँ से कहाँ तक करती है बताओ? फ्रॉम 67 है, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब चेक करो, ये जो है लंदन यहाँ पर है ना, यूरोप में, और यहाँ पर और इधर आओगे तो इसमें अफ्रीका पड़ेगा, और इधर आओगे तो ये गल्फ कंट्रीज हैं, और फिर यहाँ पर हमें तो कितना यहाँ से यहाँ तक निकलना है? अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, और आगे यहाँ चलोगे तो दैट इज ये कितना आ जाएगा? 25 मिनट। तो इतना हमारा स्पैन है, हम यहाँ से यहाँ तक कितने लॉन्जिट्यूड कवर कर रहे हैं? 30। और एक लॉन्जिट्यूड क्रॉस करने में हमको कितना टाइम लगता है? सही है। तो अब कितने घंटे लग गए? 4 मिनट इंटू 30 करो। सो दैट इज फ्रॉम, ये दोनों ईस्ट में है, ये भी ईस्ट, और ईस्ट ही में और चलो तो बढ़ता ही चला जाएगा, 180 तक जाना है ना।
तो फ्रॉम दिस मच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये ओके सो it takes sun to cross 4 minutes to cross one longitude. Takes sun 4 minutes to cross one longitude. 4 minutes to cross one longitude. Okay. सो अब बताओ एक लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगा सो इट टेक्स 120 मिनट्स टू क्रॉस 30 लॉन्जिट्यूड सो इट टेक्स 120 मिनट्स टू क्रॉस 30 लॉन्जिट्यूड ओके अब देखिए That's why sun rises 2 hours early than गुजरात हमेशा ही होगा अगर तुम वहाँ 4 बजे उठोगे तो वहाँ पूरा रोशनी रहती है हम लोग वहाँ पर गए असम में बाहर डोगरा सब जगह देखा 4 बजे से ही रोशनी होगा 6 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप निकला सो सन राइजेस क्योंकि 120 डिग्री यहाँ सन है पहले फिर धीरे धीरे ये चीज़ घूमेगी तो जब तक कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा 2 घंटे हो जाएंगे यहाँ अगर 5 बजे भी मान लो तो यहाँ 7 बजे निकलेगा सूरज इतना फर्क सनसेट भी जल्दी रहता है। उसी तरीके से जहाँ 4 बजे निकलेगा 6 बजे वहाँ अंधेरा हो जाएगा 5 बजे दुकान बंद सो इट टेक्स वहाँ 6 o'clock वर्किंग आवर बहुत जल्दी इट टेक्स 2 hours सन राइजेस 2 hours अर्ली in Arunachal Pradesh than in comparison to Gujarat. However, a country cannot have many timelines. हम इतने बड़े तो नहीं है कि रशिया की तरह बड़े हो जाए रशिया में 6 टाइमलाइन वहाँ अलग से अलग जगह की अलग अलग टाइमलाइन है मास्को का अलग वर्किंग आवर है दूसरे जगह का अलग क्योंकि इतना बड़ा है वो तो न जाने कितने लॉन्जिट्यूड लेता होगा मुझे लगता है 70-80 तो नहीं लेता होगा इतना बड़ा है ना तो वहाँ टाइम लाइन बनानी पड़ेगी ऐसा तो नहीं कि रात में तुम दिन कर दोगे 2 घंटे को तो कंपेंसेट किया जा सकता है लेकिन उतना नहीं कर सकते सो ए कंट्री प्रीफर टू ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही टाइम लाइन लेकिन प्रीफर तो करेगा ना प्रीफर टू हैव ओनली वन टाइम लाइन So, जो लेंथ वाइज होता है उसे लॉन्जिट्यूड कहते हैं अ लॉन्जिट्यूड पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन नियर प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद इन यूपी इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड टाइम लाइन सो अ लॉन्जिट्यूड अब आप ऐसे ही देख लो ये कितना कितना है दैट इज 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और प्लस इन दोनों का एवरेज निकालो 97 डिग्री 25 मिनट और बाई 2 a प्लस बी बाई 2 करते हैं जरा जोड़ो कितना हुआ तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट करो ये कितना आएगा 32 और यहाँ से कितना आएगा 5 और ये कितना आ गया 1 ये कैरी हो गया 165 आ गया अब इसको 2 से डिवाइड करो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 82 1 डिग्री बच गया 82 डिग्री 164 1 डिग्री को इसमें डाल दो वो जो बचा है इस 30 को तो 32 को हटा दो 82 डिग्री और दैट इज 30 मिनट इसी का ठीक 20 से लेते इसी को जोड़ के आधा किया गया कुछ नहीं मिडिल हो गया बात समझ आ गई नहीं उतने मिनट कम नहीं देता बस 165 को आधा करो 82 डिग्री पे वो है सो क्या ये मिडिल मोस्ट नहीं है इंडिया का तो इसलिए वन टाइम लाइन ए लॉन्जिट्यूड विच इज मिडिल मोस्ट
passes through मिर्जापुर, नियर प्रयागराज in UP। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। So it is 82 degree हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। वो आप मैम से बात कर लीजिए, मैं बात करा दूंगा। So it is considered as standard timeline। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुमको किसी देश का लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड पता है कि इतने लॉन्जिट्यूड और इस लेटीट्यूड पे हम जा रहे हैं फ्लाइट से उड़ करके, जब तुम किसी जहाज का टिकट लेते हो तो उसमें पता रहता है ना उसका लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड क्या उसमें लिखा रहता है, तो तुम बस उसमें लॉन्जिट्यूड डालो कि इतने लॉन्जिट्यूड में अभी क्या बचा होगा, गूगल बता देगा, तुमको ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इस समय जो मिर्जापुर से लाइन जा रही है उसका जो लॉन्जिट्यूड का टाइम होगा वो गूगल में पता चल जाएगा कि इस समय इस पर क्या बचा है। जो यहाँ आ रहा है घूम रहा है ना धीरे धीरे, तो जब सूर्य के सामने आएगा तो 12 बजेगा, अब 12 बजे के बाद तो पीछे चला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से धीरे धीरे एक चीज और देखो कि वास्तव में धरती तो ऐसे घूम रही ना, हमारे बाद में आएगा कौन सा आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, इतना हो सकता। What is prime meridian and anti meridian? सबसे पहले तो इसकी इमेज देखो कि मान लीजिए इसे क्या कहा गया है, बोलो। आगे जो है दैट इज प्राइम मेरिडियन, और ये देखो इसमें देखो तो पता चलेगा ये क्या चीज दी गई है। जो ग्रीनविच के ऊपर से जा रही है वो कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन। और उसके जो पीछे जाएगी उसे क्या कहेंगे? यानी यहाँ देखो तो ये ग्रीनविच के ऊपर से जाएगी और उसके जो ठीक पीछे वाली लाइन होगी उसे क्या कहेंगे? यहाँ देखो तो पहले है प्राइम मेरिडियन, पीछे उसे क्या लिखा है? एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन। तो जीरो जहाँ से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है। सो लेट अस सी दिस व्हाई इट इज कॉल्ड like this। Those two lines, ठीक है, any line which passes through earth, any plane which passes through earth and from its center and divides earth into two half globes or two hemisphere is known as meridian। कहीं पर भी है, फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम यहाँ से चाहते हो कि मेरिडियन यहाँ पे, तो सिर्फ एक ऐसा कट लगाओ जो इसके सेंटर से जाए, वो मेरिडियन। फिर से समझो, मेरिडियन की एक ऐसी शर्त होती है कि वो इस पर ऐसा कट लगाओ कि कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ। सो मैं यहाँ पर भी खड़े हो जाओ, तो ऐसा कट लगाना है जो दोनों पोल से भी जाए और सेंटर से। ये कंडीशन, अगर पोल से नहीं जाएगा तो ये आधा आधा नहीं कट कर पाएगा। तो अगर सेंटर से जा रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आया? कभी भी तुम्हें यहाँ पे करना, इसको सबसे ऊपर रख लो और यहाँ से कट मार दो, आधा हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? परपेंडिकुलर है, पोल से भी जा रहा है। तो अब हम देखें, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच, तो यहाँ से अगर हमने इसे कट किया तो उसको प्राइम का है। प्राइम का मतलब मुख्य, और मुख्य के जो पीछे है उसको क्या कहेंगे? दो दिस इज द सेम प्लेन, अगर ये कट लगाएंगे तो है वो एक ही प्लेन, उस प्लेन को मेरिडियन हमने कहा। ओके,
तो इसका क्या मतलब है? सर अगर वो हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो मेरिडियन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो जमीन है, तो एक ऐसा यहाँ ऐसा प्लेन यहाँ से गुजरता हो जो सेंटर से भी जाए और उधर भी कोई पोल होगा, इधर भी कोई पोल होगा, पोल से सेंटर से गुजरे, which divides us into two hemisphere, that is known as meridian. तो अब यहाँ पर देखिए, whatever be the time on it, उसको हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए ओके इतना ही है. सो द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो भी हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इज फॉलोड थ्रू आउट इंडिया. तो टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज फॉलोड थ्रू आउट इंडिया. या दिस मेरिडियन ना बोल के आप क्या बोल रहे हैं बताइए? लॉन्जिट्यूड. Which neighboring country of India is an Iceland? बोलो. Maldives. Which island groups lie in the southwest of India? लक्षद्वीप आइलैंड. ग्रुप लाइज, आइलैंड ग्रुप्स है तो कौन सा ग्रुप है जो साउथ वेस्ट में लाई करता हूँ? देखो लक्षद्वीप आइलैंड, साउथ और वेस्ट. यहाँ पे कौन सा आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड. अगर वो पूछे कंट्री तो कंट्री का नाम बताओ. तो श्रीलंका इटसेल्फ इज एन आइलैंड. उसको तो क्या है कि एक स्टेट, पाक स्टेट है, वो अलग कर रहा है, वो भी आइलैंड है, लेकिन वो कह रहा है विच आइलैंड ग्रुप्स. सो इट परटेन्स टू इंडिया ओनली. तो श्रीलंका तो साउथ ईस्ट में। हाँ वो साउथ ईस्ट में, वो भी बात अलग है. अब देखिए, विच इज द नैरो चैनल ऑफ सी. ठीक है, विच इज which countries are separated by a narrow channel of sea? The Pak state and Gulf of Mannar. दो चीजें हैं. नैरो चैनल ऑफ सी किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका. Okay. India and Sri Lanka are separated by Pak state. ये बीच में क्या है बताइए? नैरो चैनल ऑफ सी स्टेट, इट इज नोन एज स्टेट, और उसको क्या कहेंगे? पाक स्टेट. हाँ बोलिए. सर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट है. 5 घंटे 30 मिनट की 4 घंटे 30 मिनट. सो व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन ग्रीनविच मीन लाइन एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया? According to Byju's, East is ahead of GMT by 5:30 hours. हमारे यहाँ जब सुबह होगी तो 5.5 घंटे बाद लंदन में सुबह होगी, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही ना. हम सुबह पहले देखेंगे और सबसे पहले जापान देखेगा, इसलिए उसको निप्पन कहा जाता है, सूर्योदय का देश. नहीं, उनके देश में निप्पन इसलिए कहता है. और यहाँ इंडिया को अरुणाचल क्यों कहते हैं? इसीलिए अरुणाचल. अरुण का मतलब ही सूर्य होता है. अरुण सबसे पहले निकलना नाम दिया अरुणाचल. सभी देशों में यही है. अब देखो, ओके, बात नहीं करो, बात लगातार चलेगी. मैं उसके लिए योगा कराऊंगा, लेकिन अभी तो थोड़े दिन तो रुको. थोड़ा नहीं वेट कर सक रही हो ना. चलो कुछ क्वेश्चन पूछना हो सकता है तो तुम्हारा. व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? ओके. व्हिच कंटिनेंट ऑफ टुडे वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? व्हाट इज भाबर? What is
चल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो बुक के ही क्वेश्चंस हैं इसमें। नाउ चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस करिए। व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स? नोट करो, लिखे। टेक्टोनिक प्लेट्स आर द लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। पहले अर्थ पूरा एक था, लेकिन बाद में ये 7 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटा। तो लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, पहले अर्थ एक ही था तो टूट गया, दैट इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। लार्ज, अगर सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाओगे तो एक पजल बन जाएगी, सब पूरा लैंड मास एक ही है, ठीक है। लार्ज फ्रेगमेंट of earth crust is called tectonic plate. Question number 2, that is which continent of today were the part of Gondwana land? जब गोंडवाना लैंड है तो ये एक गोंडवाना लैंड है, उसके कई टुकड़े हुए, अब वो इधर उधर गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया निकला, बात समझ आई? So how it is separated? Let us see. गोंडवाना लैंड, वो 6 कंट्री के नाम बताने हैं तुमको, क्या तुम्हें पता है? कि एक बार देखना चाहती हो। This is the image of अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप हिमालयाज की बड़ी बड़ी चोटियाँ देखते हैं वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे? डियर चेंज की वजह से नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में हिमालयन ग्लेशियर 75% तक मेल्ट हो जाएंगे और हिमालयाज के आसपास के रीजन्स में। This is the image of planet Earth we are most familiar with. Giant land masses separated by ocean. Asia, Australia, Europe, Africa, Antarctica, and the Americas stretching out across the globe, appearing as if they have stayed like this from the beginning of time. But of course, science has shown us that this is not true, and that there was a time when these lands and water bodies that we call even greater landmass अगर looked सबको very मिलाया जाए different. तो कैसे दिखती है? देखो, In fact, India, which is now the अगर 6th मिला दो सबको, largest देखो सबको country in the मिला है। world, was once part of an लगा even बिल्कुल एक greater जैसा, अच्छा। landmass, an epic continent called Gondwana land. The tale of its discovery So it is is one all of the single land. greatest इतनी बात समझ detective आ गई? stories in geology. A search that would last ओके, कोई बात नहीं। ये देखो, हमारे पृथ्वी के फॉर्मेशन के बाद जब 25 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट्स का बनना शुरू हुआ, तब हमारा इंडिया साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका का एक हिस्सा था, जिसके दूर दूर तक एशिया का कोई नामो निशान नहीं था। पर फिर आज इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बन गया है? आज वर्ल्ड मैप में इंडिया इन सभी देश, लेकिन इसके साथ हम पर उससे पहले एक और जानने वाली बात यह है कि आज इंडिया इन सभी देशों से दूर एशिया में आ तो बट इंडिया ना, हर तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, और इसके पहले हमारी पृथ्वी पर 3 बार जीवन एक्सटिंक्ट होने के बाद जीवन ने फिर से एक बार पनपना शुरू किया था। डायनासोर से लेकर मगरमच्छ, शार्क्स, बीस, यहाँ तक कि कॉकरोच जैसे कई जीव पैंजिया में रहते थे। लेकिन बिना किसी बंधन से बंधा हुआ पैंजिया जुरासिक पीरियड के शुरुआती सालों में धीरे धीरे करके अलग होने लगा और पैंजिया के 2 अलग टुकड़े हो गए, जिससे 2 नए सब कॉन्टिनेंट बने। पहले सब कॉन्टिनेंट का नाम था लॉरेशिया, जिसमें से आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे। और समझ आया? पैंजिया सबसे बड़ा था, तो पैंजिया का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाया? लॉरेशिया, और नीचे का कहलाया गोंडवाना। तो पैंजिया के 2 पार्ट हो गए। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका बना, फिर एशिया और यूरोप, 3 पार्ट हो गए।
दूसरे हिस्से का नाम था गोंडवाना, जिसने आगे जाकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया बनाना था। इन दोनों सब कॉन्टिनेंट के बनने से पैंजिया के बीच में पानी की बड़ी सी खाई बनी और इसे टेथिस ओशियन का नाम मिला। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब हम आखिर जान, अभी इसने क्या क्या नाम लिए बताओ? लॉरेशिया, गोंडवाना, जो बताओ कि हम लोग एक शेयर थे ना सिंगल लैंड, उससे कौन से 6 देश बने? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कंटिनेंट्स ऑफ टुडे वर द पार्ट्स ऑफ गोंडवाना लैंड। अब वैसे आपके में गोंडवाना लैंड डिलीटेड पार्ट है, लेकिन फिर भी बता दें, उतना एक पैराग्राफ हटा दें। विच कंटिनेंट्स ऑफ टुडे वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बोलो जस्ट कौन कौन से दें? सर देख के बताओ उसमें कौन कौन से दिखा रहा था। सर पैंजिया डिवाइड गोंडवाना लैंड में हुआ। पैंजिया से तो लॉरेशिया बन गया, गोंडवाना लैंड बन गया। लेकिन अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से कंटिनेंट या कंट्रीज बने? सर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका। अब अमेरिका क्यों बोला? साउथ अफ्रीका नहीं बना था, साउथ अमेरिका नीचे वाले हिस्से से नहीं, तो उसे आप ही देख लो नीचे वाले से क्या बना। कैसे पाए? क्योंकि इंसान तो पृथ्वी पर आज कुछ 7 करोड़ जिन्होंने सन 1912 इनर की पैंजिया थियरी सभी को गलत लगी थी, पर फिर उसके बाद काफी सारे इस पर टेस्ट किए गए और आज हर कोई इस थियरी को सही मानता है। अल्फ्रेड वेजनर ने पैंजिया थियरी यूं ही नहीं दी थी। पैंजिया की थियरी को सच साबित करने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी अफ्रीका दोनों में पाए गए थे। फ्रेंड, कभी ये दोनों देश एक हुआ करते थे और बाद में कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने से ये अलग अलग हो गए और तभी तो इस जानवर के फॉसिल दोनों देशों में पाए जा सके। तो इससे पता चलता है विच कंटिनेंट्स, एशिया, एशिया तो हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। एशिया भी बना है क्या गोंडवाना लैंड? क्योंकि हम वहाँ मिल गए, तो इसमें कहा गया विच कंटिनेंट्स ऑफ टुडे। जरा इसका नाम पढ़ो, कंट्रीज नहीं कहा गया, विच कंटिनेंट्स। तो हम एशिया के कंटिनेंट में आते हैं, तो विच कंटिनेंट्स वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। क्या उस एशिया का एक पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? हिमालय से जुड़ गया तो एशिया का भी तो कुछ हिस्सा गोंडवाना को मिला। तो क्या लिखेंगे? समझ आई बात कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका तो पूरा ही गोंडवाना लैंड है, और साउथ अमेरिका, सही कह रहे सर हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यही 5 है। ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ व्हाट इज भांबर? अब इसमें आपको बताएंगे कि एक चीज देखें। सो सी, तो भाभर और खादर में अंतर समझ लीजिए। इन दोनों में फर्क समझो। भाभर अगर मान लीजिए जो रिवर बेसिन है, जहाँ नदियाँ हैं, पानी को ही बेसिन कहेंगे, रिवर बेसिन, वॉट एवर द ड्रेनेज सिस्टम, वाटर बॉडीज आर नोन एज बेसिन, ठीक है। तो जो उसके पास है वो क्या कहलाएगा बोलो? दैट इज कॉल्ड भाबर, खादर, और जो उससे दूर है उसे क्या कहेंगे? भांगर, दैट इज आंगर। और ये पूछ रहा है भाबर, तो भाबर कभी देखें, तीनों में अंतर। व्हाट इज भाबर? That is the narrow belt of plain which is covered with pebbles and lies along the foothills of Shivalik from Indus to Teesta। ये जो बहुत बड़ा यहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पर जो पेबल्स है, एक नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स भी हैं और वो प्लेन्स कवर्ड है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, इसी में शिवालिक के नीचे, शिवालिक जो है हमारी, ये कहाँ पर है बताइए? दैट दीज आर, ये आउटर हिमालय, सबसे नीचे लोअर मोस्ट हिमालय, और जो पीछे है वो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय है, वो इनर हिमालय है। ये आउटर हिमालय जो हमें दिख रही है वो आउटर है, और जो पीछे छूट गई, इन्हीं में जो नीचे बस फुट हिल पर जो है पूरा, वो सब क्या कहलाता है? सर फोन आ रहा है। अब देखो, एक मिनट, इसमें से नदी के पास जो है, रिवर के पास, वो क्या होगा बताइए? खादर, खादर। और ये बहुत फाइन एलुवियल सॉइल होगी, और जो इससे दूर होगा
वो वो भांगर। भांगर, ठीक है। तो वो उतनी उपजाऊ नहीं है, ये न्यूट्रिशनल है, फाइन है। इनके अंतर अभी हम बताएंगे जो क्वेश्चन दिया था, ओके। लेकिन ये कौन सी है बताइए? भाभर। तो भाभर आप देखें, ओके चलो। हाँ देखो, हमारे पास तो वैसे रखा हुआ है, लेकिन आप असली में देखो। कोरल रीफ्स ऑफ लक्षद्वीप, ये देखो कोरल रीफ जो बहुत सुंदर सुंदर है, वो देखो। इससे इसका बिल्कुल आकार ही बदल जाता है। Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. इससे नहीं पता चलता। Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming टूरिस्ट विजिटिंग कोरल्स इन लक्षद्वीप, इसमें अच्छा है अगर ऐसा दिखाए तो। ये कोरल से, ये देखो कोरल देख रहा है। स्वागत है दोस्तों द ग्रेट बैरियर रीफ में। दुनिया का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्पेस से देखा जा सकता है। आइए आज के ब्लॉग में इसे एक्सप्लोर करते हैं। One is huge. Couldn't we just like that humming? Turtles. अभी चिड़ियों के पोटीज पर किस पत्थर था। Look at these leaves. They're all white. ये रेस्टोरेंट है और पूरा नेट। मिलेगा नहीं, वो खुद ही देखना। पानी में बस एक कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स इन सी। ये देखो, ये देखो। The method of coral fragmentation, also known as coral propagation, is widely used to restore degraded coral reefs. Small coral fragments are harvested from healthy, mature colonies, often selecting fast-growing species like Acropora. These fragments are then attached to substrates such as wooden, plastic, or concrete frames, providing optimal conditions for coral growth. Once the fragments have sufficiently developed, they are transplanted from nurseries back to natural reefs, aiding in their recovery for biodiversity conservation. ऐसा होता है कोरल। The method of coral fragmentation, also known as coral propagation, is widely used to restore degraded coral reefs. Small coral वही चीज़ जो दिखा रहा है कि fragments नहीं? are healthy, mature colonies, often selecting fast-growing species like Acropora. These fragments are then attached to substrates such as wooden, plastic, or concrete frames, providing optimal conditions for coral growth. Once the fragments have sufficiently developed, they are transplanted from nurseries. इसी को देखने के लिए लोग जाते हैं। सब सी का कलर ही ये बदल देता है, ओके। यही चीज ये है, देखो ऐसे समुद्र में नहीं दिखा रहा है, ऐसे ऊपर। So name the group of island having coral reefs. वहाँ पे atolls होते हैं। क्या? Atolls नाम है coral reef। अगली कुछ सुनने का कोरल रीफ। सर रीफ का एक टाइप होता है। अच्छा, so that is लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एटिमोलॉजी क्या है? सर लाख द्वीपों का जाना। समूह। लक्ष्य का क्या मतलब है? लाख द्वीपों का समूह। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर। भांगर कहाँ पर आपको बताया था और खादर कहाँ पर बताया था? हमने बताया जैसे कोई रिवर जा रही है तो रिवर के पास में खादर है और उससे दूर क्या होगा?
भांगर, ठीक है। फ्लैट प्लेन होता है उसमें खादा रहता है। क्या चीज? फ्लैट प्लेन होता है उसमें खादा रहता है। हाँ उसमें खाता है, वो एलुवियल सॉइल है, सर खादा जलोढ़ फ्लड मिट्टी प्लेन्स के में द्वारा ही लाई होते गई हैं। मिट्टी है, वही है खाता है। जो नदियां जो लाती है ना मिट्टी, उससे जो प्लेन बनते हैं वही ये खा जाते हैं। इट इज द एलुवियल सॉइल। चलो अब इस चीज को लिखें। नाउ इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, और जबकि इट इज, इसका मतलब क्या है? निकल इन दोनों का मतलब बताओ, इसका क्या कह रहा है? ये ओल्ड है, ये न्यू है? सर वहाँ मिट्टी इतनी नहीं है। दोनों ही एलुवियल है। सर नहीं एलुवियल होता। हाँ बोलो। सर जो एलुवियल होता है वो पहले से रहता है, जो खादा होता है वो फ्लोइंग होता है, फिर बार-बार रिन्यू होता रहता है। ये सही कह रही है। इसका मतलब है ये जो नदी आई है, ये नदी पहले यहाँ बह गई थी। पहले कहाँ से बहती थी? तो अब उसकी वजह से वो ओल्ड है, लेकिन फिर इसने अपना रूट बदल लिया। तो रूट बदलने की वजह से अब धीरे धीरे वहाँ पर फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जब नई मिट्टी लाएगी उसको तो बहुत यूज हो चुका होगा, लेकिन जहाँ नई मिट्टी पहाड़ों से आ रही है उसमें मिनरल्स से सब कुछ है, उसमें तो सब चीज़ उग सकती है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता। कंकड़ भी होते हैं, वो भी हम लिख देंगे। सो इट इज, ये न्यू है, जहाँ नदी है अभी बह रही उसके आसपास की सॉइल। अच्छा दूसरी चीज क्या है? इट इज फाउंड नियर क्लोज बेसिन। इट इज फाउंड क्लोज टू रिवर बेसिन, जबकि वो कहाँ पाई जाएंगी? इट इज फाउंड अवे फ्रॉम रिवर बेसिन। स्नेहा एक और डिफरेंस बताओ। बोलो जो अभी बताया है, मन में मत सोचो, जो बोला है बस उसे बोल दो। सर दे आर लेस फर्टाइल। बस इतना ही बोलना था, दूसरों को अपना चांस तो दे देती हो हर बार, इतनी सीधी हो। नाउ इट इज लेस फर्टाइल। अभी बताया ना कि जो अभी मिट्टी आ रही वो ज्यादा उपजाऊ होगी ना, और जो दूर होगी वो कैसी होगी? दैट इज भांगर। सो उसमें कुछ अब बचा नहीं है, इसीलिए उसी की जो बहुत दूर है अब उसमें कुछ बचा नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, उसी में थोड़ा एल्यूमिनियम डाल दिया, थोड़ा पीओपी डाल दिया और भांगर सीमेंट को बना दिया। सुना नहीं? भांगर सीमेंट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं उग सकता, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सो इट इज मोर फर्टाइल एंड इट इज लेस फर्टाइल। 60% तो सॉइली होती है सीमेंट में, बात मालूम है ना? बाकी जिप्सम होता है, एल्यूमिनियम पाउडर होता है, पीओपी होता है, वो सब मिला के होता है। ओके, इट इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इससे कुछ नहीं किया जा सकता। नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सर इसका रीजन है कि वहाँ पे कैलेटिस डिपोजिशन मतलब कंकड़ होते हैं सर। It is suitable for agriculture. अगला देखें, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। जसमिता एक सिर्फ बताओ, एक एक डिफरेंस सब लोग बता देंगे तो हो जाएगा। तुम पहला बता दो, ईस्टर्न घाट। बोलो, अगर तुमको पहला डिफरेंस नहीं आता तो तुम दूसरा बता दो। अच्छा, मतलब क्या हुआ? नहीं है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बताया है कि वेस्टर्न घाट वेस्ट के पैरेलल है, ईस्टर्न घाट ईस्ट के पैरेलल। ये नई बात आ गई है। वो ये ना समझ ले वेस्टर्न घाट ईस्ट के पैरेलल, इसलिए इसको क्लियर कर रही हैं। बात समझ आएगी नहीं? तो चौड़े कौन से हैं मैम? इसमें वेस्टर्न वाले चौड़े हैं, विच आर वाइडर ब्रॉडर। हाँ कौन सा? ये सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पतले हैं। ये टोपोग्राफी में इन्होंने देखा होगा, ये व्योम में, और सब नदियाँ यहाँ गिरती हैं।
तो सारा सिल्ट यहीं गिराती हूँ। तो ये बहुत नैरोवर है, ये ब्रॉडर है। अच्छा, इनमें बहुत सारी नदियां गिरेंगी, तो इस वजह से ये घाट्स डिस्क्रीट हैं, और जबकि ये कोंकण, मालाबार और एक और भी रेंज है नीलगिरी पर्वत है ना, मालाबार को यहाँ पे नीलगिरी का पर्वत हो जाता है। तो ये पूरा एक कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है, ये ब्रॉडर है। ये बात हो गई। इट इज वेस्टर्न घाट के पर्वत जो आसपास हैं ये हायर है, 1200 से 1800, ये 600, यहाँ से नीचे ऐसे जाता है, ये ऊंचा, और फिर यहाँ से तभी तो नदियां वहां जा रही। ठीक है, और ये जो पहाड़ हमने देखा था यहाँ बीच में एक लाइन है, सब माउंट बीच बीच में है, और कुछ इधर से जाते हैं तो 2 नदियां यहाँ बह जाती। सो वेस्टर्न घाट के बारे में जस्मिता ने हम लोगों को क्या क्या बातें बताई सब लिखे। इट इज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सही बताया था उन्होंने, ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये भी एक एग्जाम वो हो गया डिफरेंस। और ये कहाँ पे है? इट इज एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, दूसरी चीज, इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अच्छा, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस। यहाँ नीलगिरी के पर्वत हैं, और ये नीलगिरी के पर्वत है, यहाँ नीलगिरी का क्रॉस है। जो मानसून आते हैं तो वो यहाँ से ही एंटर करते हैं, और फिर यहाँ से एंटर करते हैं, तो कुछ मानसून यहाँ से आएंगे, ये देखो, और फिर यहाँ से वाटर लेडन होके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ 3 पड़, गारो, खासी और जयंतिया, तो यहीं पर ये बारिश करते हैं मोहसिन राम। उसके पहले ये करते थे चेरापूंजी में, यहाँ से वाटर लेडन हुए, और कुछ यहाँ से यहाँ आ गए, तो जो इधर आ गए, समझ आया, जो इधर गए इनको क्या कहेंगे बताइए? साउथ वेस्टर्न मानसून है, क्योंकि साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अच्छा, ये बोलो, ये क्या है? अब यहाँ से जब ये इधर आएंगे तो इधर भी आ जाएंगे, और इधर जाने के बाद ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से पहाड़ खत्म, यहाँ से भी जाएंगे, तो इधर जाने पर ये दोनों फिर यहाँ बारिश करेंगे, लेकिन यहाँ कम पानी है, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे लैंड में आगे बढ़ते जाएंगे क्या इनमें वाटर कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिर ये यहाँ टकराएंगे, और टकराएंगे कहाँ तक बोलो? ये पामीर के पठार तक। ये कौन सा है? पामीर, अफगानिस्तान में खत्म होता है, वहां तक है। कौन सा पठार है? पामीर प्लेट्यू तक, वहां तक जाएंगे, और जब ये टकराएंगे और लौटेंगे, अब इसके बाद है ना, जब लौटेंगे तब उसका क्या नाम बताया? बोलो, मेडागास्कर। तो ये गए, इसका नाम क्या है? ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट। इसका क्या नाम है? ये साउथ है, दक्षिण, और इसे क्या कहेंगे? वेस्ट। तो इस मानसून का नाम बताओ। साउथ वेस्ट, या इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज पछुआ पवने, और जो वहां से चलती है तो पूर्वाई, पूर्व से। फिर से समझिए, ये है नॉर्थ, और ये क्या है? ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून। इसका क्या नाम है? जब ये जाके लौटेंगे तो क्या ये ऐसे लौटेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, उत्तर पूर्वी मानसून या पूर्वाई। बोलो, बात समझ आ गया? एक है एडवांसिंग मानसून और दूसरा क्या है? रिट्रीटिंग मानसून। अब दोनों का मैप देखो, दोनों को अप्रिशिएट करो। ये देखो मैप में, ये देखिए, दक्षिण पूर्व मानसून इन इंडियाज मैप। नहीं, दक्षिण पश्चिम बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, दिखाई देगा। सो ये देखिए कि हाउ द मानसून आर गोइंग, ये देख रहे हो? इस मैप को देखो, तब तुम्हें पूरा पता चल जाए। तो मेडागास्कर तो आपको उधर मिल जाएगा ना, मैं उन दोनों को दिखाऊंगा। इट इज नोन एज ऑनसेट ऑफ मानसून। इसे क्या दिखाया गया?
अच्छा ये देखो कहाँ से आया है, बताओ ये किधर से आया? इंडिया में। मेडागास्कर। ये वो तो इंडिया में साउथ से आ रहा है, साउथ वेस्ट। तो ये इससे क्या कहेंगे बोलो, कौन सा मानसून है? साउथ ये कहाँ से इधर की ओर घुस गया? एक छोटा सा रास्ता तुमको बताया, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये एक तरीके का क्या कहेंगे, पास या दर्रा, इसको क्या कहेंगे? देखो हमने बीच में छोड़ दिया नीलगिरी को। ये कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो जगह है, ये ना होता तो ये सब यहीं गिर जाता। ये बहुत अच्छा है कि ये पहाड़ यहाँ टूटा हुआ है, ना होता तो कहीं पूरे भारत में सूखा पड़ा होता। इस पहाड़ का भला हो कि ये टूट गया बीच में, और उसकी वजह से यहाँ अंदर चला गया सारा। वरना तुम देख लो वहां पर साउथ अमेरिका में पूरा अंदर रेत है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्योंकि उनकी पहाड़ियां कंटिन्यूअस है और हमारी पहाड़ी टूटी है तो हमें हरा भरा मिल गया। यही हो कि यहाँ से पानी लेकर वहां पर मौसम नाम में बरसात दे रही है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश बन गया। तो बात समझ आ गई? सर पहले तो चेरापूंजी था। चेरापूंजी था, वो थोड़ा बहुत जियोग्राफिकल चेंज होते रहते हैं। अभी मौसम नाम भी नहीं रह गया, अब किसी देश का होगा वो, वरना वहाँ पर 600 से। अब ये देखो आपको समझ में आ गया ना इंडिया में कैसे जाना। अब इससे रिट्रीटिंग देखो, लौटा हुआ मानसून देख रहे हो? जो लौटा हुआ मानसून है उसका नाम तो पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? उसको कहते हैं जो पूर्व से आए, पूर्वाई। पवन पुरवैया चले चले रे पुरवैया, गीत सुना होगा, बहुत फेमस हिट गीत है, सुना? पवन पुरवैया चले, गाना है भाई राकेश खन्ना का। तो वो इसी पर बोल रहा है, लौटते हुए मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून, ये जाने वाले साउथ वेस्ट है और आने वाले, इसका नाम क्या है? सो एडवांसिंग मानसून इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, रिट्रीटिंग मानसून इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। समझ आई? तो ये लिखो, एडवांसिंग मानसून साउथ वेस्ट। पछुआ पवने जा रे प्रियतम का संदेश ला रे, ऐसे भी तो कविता बनाई गई कि नहीं? पछुआ पवनों को भेज रही है प्रियतमा कि जाओ मेरे पति का संदेश लेकर। वो रंगून में काम कर रहे हैं, म्यांमार में, वर्मा में। और ये देखो, दिस इज रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून कौन सा होगा? उसका नाम बोलो, नॉर्थ ईस्ट। जब ये मानसून लौटेगा फिर से ये यहाँ से आएगा, और लौटा हुआ मानसून सिर्फ केरल तमिलनाडु में करेगा बारिश, और इतनी बारिश करेगा भी देखना तुम दिसंबर तक इंतजार करो, देखोगे वहाँ पेड़ उखड़ गए, ये हो गए, बारिश हो रही, चेन्नई में, यही सब हर साल सुनते हैं यही समाचार। लौटता हुआ मानसून यहाँ सब आएगा, यहाँ कोई पानी थोड़ी है कि करे बारिश, लेकिन जो यहाँ से लौट के आएगा तो क्या यहाँ बारिश नहीं कर देगी? और भी इसलिए क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ तो टकरा टकरा के और करेगा और करेगा। समझ आई बात? सो लेट अस कम, इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, इट कैन बी क्रॉस्ड ओनली बाय passes between them। सेंटेंस पूरा करो। ये कैसे बता लेते हैं? ये दूसरी बार ऐसा किया आपने, बादाम खाते हो, रेगुलर कंटेंस तो रिवर्स से इनको होगा। मम्मी रोटी देती होंगी, देखो वो बता ले रहा है, जो हम बता रहे बता भी ले रहा है। इट कैन बी क्रॉस्ड, अभी हमने बताया नहीं, इनके बीच पास है, नीलगिरी के बीच। इट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। तो आपने रेगुलर और कंटिन्यूअस लिखा है उसमें। रेगुलर है, इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस पूरा। ये डिस्क्रीट है, इसमें नदियां बीच में तोड़ रही हैं। तुम सोचो यहाँ मॉर्निंग वॉक कर ले, यहाँ से यहाँ तक नहीं कर पाओगे, बीच में कोई ना कोई नदी पड़ जा रही कि कर लोगे? नहीं, इतना लंबा नहीं कर सकते मॉर्निंग वॉक, बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रेगुलर है, यहाँ कर लेना, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ नहीं कर पाओगे। इट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। अच्छा, ये कैसा होता है? ये रेगुलर नहीं है, these are discontinuous and irregular. It is discontinuous and irregular. It is dissected by, हाँ निखिल सेंटेंस पूरा करो। ये किसके द्वारा डाइसेक्ट हुआ है? बोलो। हाँ, ये कैसे बता दे रहा है? तुम्हारा दूसरा नहीं बताता है ना, चलो अगले में ट्राई करेंगे, ठीक है?
ये देखो एक और चीज इन्होंने बताया था, दे लाई पैरेलल टू मालाबार कोस्ट। मालाबार हिल है जिसमें हीरो हीरोइन रहते हैं सब, उसका ये कोस्ट है और उसी के पैरेलल में ही तो ये लाई कर रहे हैं। सो दे लाई पैरेलल, जिससे एक एक स्क्वायर फीट जमीन एक एक करोड़ की है इतनी में, और हम तुम तो जा ही नहीं सकते, इतने गार्ड हैं, पर्सनल गार्ड पुलिस वाले, उस सड़क पे नहीं जा सकते। वो लिख सकते हैं, वो भी महेंद्र गिरी। इट लाई पैरेलल टू मालाबार कोस्ट। कोंकण भी है, यहाँ कोंकण है, ये मालाबार कोस्ट। एक और भी है साउथ में, कौन सा हो? हाँ कन्नड़, दैट इज कोंकण, मालाबार और कन्नड़, इन कोस्ट के पैरेलल, ठीक है। सो इट, अगला देखिए, नाउ इट इज हायर, इट इज कंपैरेटिवली हायर। कंपैरेटिवली हायर, ये 900 से 1600 मीटर हायर है फ्रॉम सी लेवल, और जबकि ये कैसा है, दीज आर कंपैरेटिवली लोअर 600 मीटर ही, तभी तो नदियां सब यहाँ आ रही हैं। इट इज कंपैरेटिवली लोअर। आगे देखिए, that is its elevation is 600 मीटर। वो कृष्णा कावेरी, ये सब यहीं पर तो गिर रही हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तीन नदियां यहाँ गिर रही, नर्मदा ताप्ती यहाँ, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, आके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी। कहा गया कि नहीं? तो जो ऑर्डर है उसी पे गाना बनाया गया है। तो इन्होंने कहा गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी, दीज फेल इन, कहाँ पे गिरेंगी बताओ? बे ऑफ बंगाल। तो आप एक इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं कि इधर के कोस्ट में कौन सी गिरेंगी, बोलो? वेस्टर्न घाट, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। Whereas गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी, they fall in बे ऑफ बंगाल। लेकिन वेस्टर्न घाट का थोड़ी है, हाँ? वेस्टर्न घाट का डिफरेंस। वेस्टर्न घाट में 3 घाट में है, तो आप लिख सकते हैं जैसे डाइसेक्टर है, ऐसा नहीं है। वो घाट है उसमें वो गिरती हैं घाट के थ्रू। इधर क्या बनता है बोलो? वहाँ तो डेल्टा बनता है, यहाँ एस्चुरी में नमक बनता है, डेल्टा में तो ऐसे जमीन है सुंदरबन, ऐसे उसमें कोई ना कोई, इधर एस्चुरी उधर सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। सर वेस्टर्न नहीं होता। साइड ट्रेड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजेबल। ये बहुत अच्छा बताना, क्योंकि हियर सी इज डीपर, तो यहाँ पोर्ट बनाए जा सकते हैं, वहाँ पोर्ट नहीं बनाए जा सकते। ये सभी लिख देना, इतना ही रखो।